नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नरेंद्र यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम फरवरी में होने को है। तो दोस्तों, आपके पास मात्र एक महीने ही पड़ा है। आज से हम राजस्थान जीके से संबंधित 25 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होंगे, हूबहू एग्ज़ाम पैटर्न में जो पूछा गया सवाल है वैसे ही आपको 25 प्रश्न का एक मॉडल पेपर बनाया जाएगा जो प्रतिदिन 8 बजे अवेलेबल कराया जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का इस वीडियो को हम देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों, आज का अपना पहला प्रश्न हो जाएगा, अनारकली की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। प्रश्न पहला क्या है, अनारकली की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको इन 4 ऑप्शन को देखकर सही आंसर बताना है। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रिमल देवी, दूसरा अनारकली, तीसरा बावल देवी या चौथा नातावत। तो किसने कराया अनारकली की बावड़ी का निर्माण। अपने सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अनारकली। जो अनारकली है, अनारकली ने ही अनारकली की बावड़ी का निर्माण करवाया। दोस्तों, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछें कि अनारकली की बावड़ी कौन से ज़िले में है, अगर आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न करें कि अनारकली की बावड़ी कौन से ज़िले में है, तो आपको बताना है यह बूंदी ज़िले में है। कौन से ज़िले में है, बूंदी ज़िले में है। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या है, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय किस दुर्ग में है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय किस दुर्ग में है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं 4, चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ में, कुंभलगढ़ में या जालोर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में होगा दोस्तों, कमेंट कर आपको बताना है इसका सही आंसर कि मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय किस दुर्ग में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग में मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय है। अगर बात करें अपन मेहरानगढ़ दुर्ग की, तो मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से ज़िले में है, जोधपुर ज़िले में है। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि जो मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है 1805 ईस्वी में। कब हुई है, 1805 ईस्वी में। किसने की है, तो किसने की है, मानसिंह ने की है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय जो कहाँ पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ कहाँ पर है, जोधपुर में। मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना 1805 ईस्वी में मानसिंह द्वारा की गई थी। तो प्रश्न नंबर दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरानगढ़। प्रश्न नंबर 3, आज का प्रश्न नंबर 3 क्या होगा। प्रश्न नंबर 3 क्या है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी ऐसा दुर्ग जहाँ पर आवासीय है, जहाँ पर व्यक्ति रहते हैं। तो चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और आपको 4 ऑप्शन को देखकर सही आंसर बताना है। कौन सा हो जाएगा, जूनागढ़ दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग। तो क्या होगा इसका आंसर कि चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा हो जाएगा, स्वर्णगिरी दुर्ग हो जाएगा। अब दोस्तों, स्वर्णगिरी दुर्ग तो आपने सुना ही होगा। तो स्वर्णगिरी दुर्ग को ही हम जैसलमेर के किले के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जैसलमेर के किले के नाम से भी हम जानते हैं स्वर्णगिरी दुर्ग को, जो दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णगिरी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5, भूरिया बाबा
कौन से? भूरिया बाबा आराध्य देवता है। भूरिया बाबा कौन से क्षेत्र के आराध्य देवता है? गोडवाड़ के मीनाओं के, शेखावटी के जाटों के, वागड़ के भीलों के, या मेवात के मेवों के? आपको बताना है कि भूरिया बाबा कौन से क्षेत्र के यानी कौन से आराध्य देवता है? गोडवाड़ के मीनाओं के, शेखावटी के जाटों के, या वागड़ के भीलों के, या मेवात के मेवों के? तो आपको सही आंसर इसका बताना है कमेंट करके। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए, गोडवाड़ के मीनाओं के। किसका हो जाएगा? गोडवाड़ के मीनाओं के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोडवाड़ के मीनाओं के। भूरिया बाबा की अगर बात करें तो भूरिया बाबा जिनका मंदिर कहाँ पर है? इनका प्राचीन मंदिर सिरोही जिले में है। कौन सा मंदिर है? प्राचीन और मुख्य मंदिर कौन से जिले में? सिरोही जिले में है। प्रश्न आपसे पूछे एग्जाम में कि भूरिया बाबा का मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अगर प्रश्न में पूछे कि भूरिया बाबा का मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है तो आपको क्या आंसर बताना है? सुकड़ी नदी बताना है। आपको आंसर बताना है कि भूरिया बाबा का मंदिर सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा घोड़वाड़ के मीनाओं के आराध्य देवता कौन हो जाएंगे? भूरिया बाबा, जिनका मंदिर सिरोही जिले में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? सुकड़ी नदी के किनारे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है? इंसान पहले इंसान, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है? किस संत का यह संदेश है? किस संत ने यह बोला कि इंसान पहले इंसान फिर बाद में हिंदू या मुसलमान? यह संदेश किसका है? आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चारों ऑप्शन को आपको देखकर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा आचार्य महाप्रज्ञ, दूसरा हो जाएगा आचार्य महाश्रमण, तीसरा हो जाएगा आचार्य तुलसी, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा आचार्य भिक्षु। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ इसका क्या होगा इसका सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर तीसरा आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी जी के द्वारा एक कथन लिखा गया है जिन्होंने कहा है कि पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश दिया था आचार्य तुलसी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य तुलसी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराने के बाद किस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा ने जब महमूद खिलजी को जब हराया था तो किस देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों इसके पीछे कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। इस प्रश्न से संबंधित आपको 3-4 प्रश्न बताता हूँ। महाराणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य जब युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में कुंभा की विजय हुई थी। इस युद्ध में कुंभा की विजय हुई थी और जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम क्या था? बदनौर का युद्ध। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बदनौर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ है। तो बदनौर का युद्ध कुंभा और खिलजी के मध्य हुआ है जिसमें कुंभा की विजय हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा द्वारा कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कुशाला माता का मंदिर का निर्माण करवाया है। वर्तमान में अगर एग्जाम में पूछें कि वर्तमान में कुशाला माता का मंदिर कौन से जिले में है तो यह भी वर्तमान में ब्यावर जिले में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि कुशाला माता का मंदिर वर्तमान में कौन से जिले में? ब्यावर जिले में। आपको याद रखना है कि कुशाला माता का मंदिर ब्यावर जिले में है। और महाराणा कुंभा और खिलजी फर्स्ट के मध्य जब युद्ध हुआ था उस युद्ध को क्या कहा? बदनौर का युद्ध कहा है। क्या कहा है? बदनौर का युद्ध, जो कब हुआ था? 1457 ईस्वी में हुआ था। तारीख अगर आपसे सन पूछे तो याद रखो सन 1457 के मध्य कुंभा वर्सेस खिलजी फर्स्ट के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें कुंभा की विजय हुई थी।
विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कौन से मंदिर का देवी थे, कौन से देवी का मंदिर था? कुशाला माता मंदिर। और वर्तमान में कुशाला माता का मंदिर अभी ब्यावर जिले में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कुशाला माता। प्रश्न नंबर 8, आज का प्रश्न नंबर 8 क्या है? राजस्थान में गुडला त्योहार, राजस्थान में गुडला त्योहार कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लिख लो, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बार बार रिपीट होता है। जो भी एग्जाम होता है अधीनस्थ बोर्ड, चयन बोर्ड द्वारा जो भी एग्जाम होते हैं, काफ़ी ना काफ़ी एग्जाम में कभी ना कभी ये पूछा ही गया है कि गुडला त्योहार कब मनाया जाता है या कौन से क्षेत्र से संबंधित है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी। क्या हो जाएगा? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। और कब से कब तक मनाया जाता है? जो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीय तक, चैत्र शुक्ल तृतीय तक मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीय तक यह मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीय तक यह मनाया जाता है। एग्जाम में इस प्रश्न को काफ़ी बार घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं कि गुडला त्योहार कौन से क्षेत्र में बनाया जाता है? तो यह मारवाड़ क्षेत्र में बनाया जाता है। और कब बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीय को बनाया जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखना, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या है? निम्न में से किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? प्रश्न को नोट करना और समझना कि किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। प्रश्नों को समझना और ऑप्शन को भी अच्छी तरीके से समझना। काफ़ी बार ऐसे प्रश्नों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा मोहनत नैंसी ख्यात, दूसरा हो जाएगा राज रूपक, तीसरा हो जाएगा द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, या चौथा हो जाएगा प्रबंध कोश। दोस्तों इस प्रश्न को मैं इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ क्योंकि अधिकतर जब ये प्रश्न आता है तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि वह ये देखते हैं, ये सर्वप्रथम नहीं पढ़ते हैं, वह यही पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में राजस्थान का उल्लेख मिलता है। तो मोहनत नैंसी ख्यात में और राज रूपक दोनों ही पुस्तकों में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया कि सर्वप्रथम किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है? सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिला है? तो मोहनत नैंसी ख्यात में मिला है। कौन सी पुस्तक में? मोहनत नैंसी ख्यात, जिसको किसने लिखा है? मोहनत नैंसी ने लिखा है। जबकि राज रूपक, इसका सही आंसर तो आप कर लेना, पहला ऑप्शन मोहनत नैंसी ख्यात। जबकि राज रूपक की बात करें तो राज रूपक 1731 में वीरभान, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? वीरभान हो जाएंगे। वीरभान द्वारा लिखित राज रूपक में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। जबकि मोहनत नैंसी ख्यात यह 1665 में लिखित है, 1665 में लिखा गया है। इसलिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख मोहनत नैंसी ख्यात में मिलता है। आपको याद रखना है, जब मोहनत नैंसी ख्यात और राज रूपक ये दोनों ऑप्शन में हो तो इस प्रश्न को थोड़ा समझकर और आसानी से और समझकर इस प्रश्न को हल करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनत नैंसी ख्यात। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को राजस्थान विधानसभा में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? दोस्तों 17 मार्च 2023 को सभी को ही पता ही होगी कि पहले राजस्थान में कितने ज़िले थे? पहले राजस्थान में 33 ज़िले थे। कितने ज़िले थे? 33 ज़िले थे। उसमें 19 नए ज़िले और बना दिए गए हैं। तो कितने नए ज़िले बनाने की घोषणा की गई है? 19 नए ज़िले बनाने की घोषणा की गई है। ये प्रश्न का आंसर तो मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होगा कि 17 मार्च 2023 को अशोक गहलोत द्वारा कितने नए ज़िले बनाने की घोषणा की गई है? तो 19 नए ज़िले बनाने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न से संबंधित ही मैं आपको 1-2 फैक्ट बताता हूँ कि जो अशोक गहलोत द्वारा 17 मार्च 2023 को विधानसभा में जो 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, अगर आपसे पूछे किस कमेटी के आधार पर,
कमेटी पूछे किस कमेटी के आधार पर यह 19 जिले बनाए, तो राम लुबाया कमेटी। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि राम लुबाया कमेटी के आधार पर 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी। बाकी 2 तारीख आपको याद रखनी है कि 4 अगस्त, ये तारीख भी आपको याद रखनी है कि 4 अगस्त और 7 अगस्त, ये 2 तारीख आपको याद रखनी है, 4 अगस्त और 7 अगस्त। 4 अगस्त को इन 19 नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और 7 अगस्त को इन जिलों का उद्घाटन किया गया था। ये 2 तारीख आपको याद रखनी है कि 17 मार्च 2023 को तो विधानसभा में जिले बनाने की घोषणा की गई है, और 4 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और 7 अगस्त को 3 दिन बाद ही 19 जिलों का उद्घाटन कर दिया गया था। किस समिति के आधार पर? राम लोभाया समिति के आधार पर। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, एग्जाम में पूछा जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय है? राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 19, 21, 17 और 22। 4 ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शन का एनालाइज करके बताना है कि राजस्थान में कितने जिले मरुस्थलीय हैं। दोस्तों अगर पूर्व की बात करें, पहले जब राजस्थान में 33 जिले थे, तो उन 33 जिलों में से 12 जिले जो मरुस्थलीय थे। कितने जिले मरुस्थलीय थे? 12 जिले मरुस्थलीय थे। लेकिन अभी वर्तमान में 7 जिले और बन गए, 12 + 7 19 जिले। अब कितने? 19 जिले मरुस्थलीय है। पहले 12 जिले थे और अभी वर्तमान में 19 जिले मरुस्थलीय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 19 हो जाएगा। बात करें 19 जिलों की, तो वे 19 जिले कौन कौन से हो जाएंगे मैं आपको बोलता हूँ, आप नोट करके लिख लेना। पहला जिला हो जाएगा ब्यावर, और ब्यावर भी कौन सा? ब्यावर भी पश्चिम ब्यावर, आप लिख लेना पश्चिम ब्यावर। दूसरा हो जाएगा अनूपगढ़, सांचौर, डिडवाना कुचामन, फलोदी हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, बालोतरा हो जाएगा। इस प्रकार से ये 7 जिले हो जाएंगे, पश्चिम ब्यावर, अनूपगढ़, सांचौर, डिडवाना कुचामन, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी और बालोतरा। पूर्व में 12 थे, अभी भी 12 है, लेकिन 12 के साथ में 7 और जुड़ गए, और कुल मिलाकर 19 जिले जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इस प्रश्न को काफ़ी बार पूछा गया है, नोट कर लिखो दोस्तों, एग्जाम में हूबहू छपेगा प्रश्न में कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में फैली हुई है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं कि बूंदी में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में या कोटा में। कौन से जिले में फैली हुई है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा जिले में है, कोटा जिले में है। साथ में दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि कोटा जिले के अलावा यह झालावाड़ जिले में भी लगती है। जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, कोटा जिले के अलावा झालावाड़ जिले में भी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है। तो इन दोनों जिलों में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। इन दोनों ही जिलों में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। सर्वाधिक कोटा जिले में है। आपको याद रखना पड़ेगा, अगर कोटा इन दोनों जिलों में पूछे तो सर्वाधिक कौन से जिले में है? सर्वाधिक कोटा जिले में है। जबकि झालावाड़ में कम देखी गई है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ मुख्यतः कोटा जिले में देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं प्रश्न आगे की ओर। यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा आगे। बढ़ते हैं प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। योगिनी पट्टन किस स्थान का प्राचीन नाम है? जावर का, भिनाय का, चितलावाना का या मंसूदा का? कौन से स्थान का प्राचीन नाम योगिनी पट्टन है? कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जावर, जो अभी वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? सलूम्बर में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जावर सलूम्बर। योगिनी पट्टन जो पहले उदयपुर जिले में था, कौन से जिले में था? उदयपुर जिले में था, लेकिन अभी वर्तमान में
वर्तमान में यह सलूम्बर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? सलूम्बर जिले में स्थित है। और सलूम्बर में क्या है? सलूम्बर में आपको ये याद रखना है, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार भी सलूम्बर जिले में। जयसमंद झील, जयसमंद झील भी सलूम्बर में है। तो लसाड़िया का पठार और जयसमंद झील यह पहले उदयपुर में थे लेकिन अभी सलूम्बर में। और जोगिनी पटन यानी जावर ये भी सलूम्बर में है। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी जैसे ही जिले चेंज हुए तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जयसमंद झील कहाँ है, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ रखा है कि वो उदयपुर में थी। लेकिन आपको ध्यान रखना है जयसमंद झील और लसाड़िया का पठार अभी सलूम्बर जिले में है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर है? जोधपुर में, माउंट आबू में, ब्यावर में या जयपुर में? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और चारों ऑप्शन को आपको देखकर सही आंसर बताना है कि भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर है। सही आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है। तो दोस्तों सही आंसर आप बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा कि भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर है? जोधपुर में, माउंट आबू में, ब्यावर में या जयपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 4 जयपुर में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जयपुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है, काफ़ी घुमावदार पूछा गया, अलग अलग रूप में इसको प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न ये बोल रहा है कि राज्य में सर्वाधिक भाग में फैली हुई मिट्टी कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई मिट्टी कौन सी है? रेतीली बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या लाल भूरी मिट्टी? कौन सी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेतीली बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? रेतीली बलुई मिट्टी, जो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई है। यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। कहाँ पर मिलती है? पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं। इस मिट्टी के कण क्या होते हैं? इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं। इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं और ये राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। बढ़ते हैं प्रश्न आगे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? निम्न में से राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है कि राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शन को आप अच्छी तरीके से एनालाइज करके बताओ कि नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। खिच्चन या रामगढ़ कुंजी सुनावास, बागडंडा क्रोकोडाइल या बांज आमली? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बांज आमली। जो बांज आमली नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है। अब दोस्तों आपको ये तो पता पड़ गया कि नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? बांज आमली है। लेकिन आपसे अगर एग्जाम में पूछें कि बांज आमली कौन से जिले में, तो आप क्या आंसर बताओगे? तो इसका क्या बताओगे आप आंसर? तो इसका आप आंसर बताओगे जो बांज आमली है वह 12 जिले में है। क्या होगा? इस 12 जिले में बांज आमली है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बांज आमली कौन से जिले से संबंधित है? यह 12 जिले में है। कौन से जिले में? 12 जिले में है। दोस्तों अगर हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार हम प्रतिदिन आपके लिए कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2024 जब तक एग्जाम नहीं होते हैं तब तक हम प्रतिदिन एग्जाम पैटर्न पर आधारित हूबहू 25 प्रश्नों का आपके लिए एक मॉडल पेपर बनाएंगे। उससे संबंधित ही आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में बकरी की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? राजस्थान में बकरी की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? शेखावटी, मारवाड़ी, परबतसरी या जकराना? कौन सी नस्ल जो राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली है? तो कौन सी नस्ल हो जाएगी? जकराना नस्ल हो जाएगी। कौन सी नस्ल? जकराना। इसी जकराना नस्ल को अपन अलवरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। अलवरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जकरानी। प्रश्न नंबर 5 क्या है, प्रश्न नंबर 17, राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, गंगापुर सिटी, बीकानेर, शाहपुरा या कोटा। आपको सही आंसर बताना है कि तिलहन उत्पादक के लिए सर्वाधिक जिला कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा अपने बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। अगर प्रश्न में पूछे एग्जाम में कि तिलहन उत्पादक का, तो अपन को पता है बीकानेर जिला है। दलहन उत्पादक का पूछ ले एग्जाम में तो आप क्या लिखेंगे? अगर दलहन उत्पादक का पूछे कि दलहन उत्पादक के लिए कौन सा जिला सर्वाधिक दलहन उत्पादक करता है, तो कौन सा करता है? नागौर जिला। याद रखना, नागौर जिले में सर्वाधिक दलहन का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। बनास नदी, कोठाई नदी, काली सिंध नदी या चंबल नदी। दोस्तों ये प्रश्न तो मेरे ख्याल से सभी दोस्तों को पता ही होगा जो तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी इजी प्रश्न है कि हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर है। तो ये प्रश्न सभी को पता है। हैंगिंग ब्रिज जो कोटा जिले में है, कहाँ पर है? कोटा में है। और कौन सी नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया गया है। अगर चंबल नदी से दोस्तों मैं आपको एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। चंबल नदी का उद्गम अपने होता है चित्तौड़गढ़ से होता है। कहाँ से इस नदी का उद्गम होता है? चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से। कहाँ से इस नदी का उद्गम होता है? चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से इस नदी का उद्गम होता है। और चंबल से च से चित्तौड़गढ़ और च से 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? च से 4 बांध बने हुए हैं। 4 बांध बने हुए हैं। पहला बांध जो अपने गांधी सागर बांध हो जाएगा। पहला बांध एमपी में है, गांधी सागर बांध। दूसरा बांध राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़ में है। तीसरा बांध कोटा बैराज बांध जो कोटा में है। और चौथा बांध जवाहर सागर बांध जो कहाँ पर है? कोटा में है। तो चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी का उद्गम चित्तौड़गढ़ से होता है। पूछे कौन से क्षेत्र से? तो 84गढ़ नामक स्थान से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हैंगिंग ब्रिज जो चंबल नदी पर बनाया गया है। और कौन से जिले में? कोटा जिले में है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या है? प्रश्न नंबर 19, बागोर सभ्यता बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। सभ्यता से संबंधित एग्जाम में काफ़ी बार, हर बार कोई ना कोई एग्जाम में सभ्यता से संबंधित प्रश्न आता ही है कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे बागोर सभ्यता स्थित है? आयड नदी, बनास नदी, कोठाई नदी या कार्ती नदी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कोठाई नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछे एग्जाम में आपसे, आप बताओ कि बागोर सभ्यता कोठाई नदी के तो किनारे स्थित है, लेकिन जिला पूछे आपसे कि बागोर सभ्यता कौन से जिले में है, तो आप क्या बताएंगे? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर आप प्रश्न करेंगे, जब तक एग्ज़ाम तक आप हर दिन इस प्रकार प्रश्न करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत ही अच्छा और शानदार जाएगा, ताकि प्रश्नों में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? गागरोन किला स्थित है। गागरोन किला स्थित है। 4 जिले दे रखे हैं, 4 ऑप्शन, और आपको बताना है कि गागरोन का किला कौन से जिले में है। झालावाड़ में, कोटा में, बारा में या बूंदी में। कहाँ स्थित है गागरोन का किला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झालावाड़। झालावाड़ जिले में गागरोन का किला स्थित है। बात करें दोस्तों गागरोन किले की, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता हूँ गागरोन किले के बारे में। गागरोन किला 2 नदियों के संगम पर है। 2 नदियों के संगम पे, सभी को पता होगी वो 2 नदियों के नाम क्या है? आहू व काली सिंध। ये तो सभी को ही पता होगा कि गागरोन किला 2 नदियों के संगम पर स्थित है, आहू नदी और काली सिंध नदी। और क्या है इससे संबंधित प्रश्न क्या बनता है? गागरोन किले में संत पिपाजी की छतरी भी है, जो दर्जी समुदाय के समाधि है। छतरी क्या समाधि है? संत पिपाजी की समाधि है। संत पिपाजी की समाधि है। किनकी समाधि है? संत पिपाजी की। एक प्रश्न और बनता है गागरोन किले से कि मीठे शाह की दरगाह
मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? वह भी गागरोन किले में ही है। यह भी आपको याद रखना है, मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन किले में। तो दोस्तों कैसा लगा आज का प्रश्न? अगर आप ऐसे प्रश्न करेंगे, एक प्रश्न से आप 4-4 फैक्ट निकालेंगे, तो प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम तक आप भूलोगे भी नहीं और कंफ्यूज भी नहीं होगे कि गागरोन किला जो झालावाड़ जिले में है, कौन सी नदियों के संगम पर है? आहू और काली सिंध नदी के संगम पर है। संत पिपाजी की छत समाधि है वहाँ पर, और मीठे शाह की दरगाह है, मीठे शाह की दरगाह है। तो बढ़ते हैं प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है अभी तक का। गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ है? गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य, महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य, महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य, या राव जोधा एवं शेरशाह सूरी के मध्य? किसके मध्य हुआ है? तो ये दोस्तों राव, जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, यह हुआ था राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। अब एग्जाम में आपसे पूछे दोस्तों कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, तो आपको इसका सन बताना है। तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में हुआ। अगर तारीख पूछे तो 5 जनवरी, कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को। किसके मध्य हुआ था? राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य में। इस युद्ध का नेतृत्व मालदेव की तरफ से, इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस युद्ध का नेतृत्व मालदेव के सेनापति जेता व कूपा, जेता व कूपा इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। और दोनों ही इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, दोनों ही इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। लास्ट में जब शेरशाह सूरी को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई, तब शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा था, खुदा का शुक्र है। क्या कथन कहा था? कि खुदा का शुक्र है किसी तरह फतेह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। यह किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। किस युद्ध के लिए कहा था? गिरी सुमेल के युद्ध के लिए कहा था। किसके, इसका जो लेखक था फरिश्ता, उसने तारीख फरिश्ता में बताया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरी सुमेल का युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि प्रथम बार 7000 मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन है? प्रथम बार 7000 मनसबदारी प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था? बिशन सिंह, भगवंत दास, सवाई जय सिंह या मान सिंह? तो कौन हो जाएगा? मान सिंह हो जाएगा। मान सिंह, जिसे 7000 की मनसबदारी दी गई थी। मान सिंह को एक उपाधि भी दी गई है। कौन सी उपाधि दी गई है? फर्जंद की उपाधि। यह फर्जंद की उपाधि किसने दी है? फर्जंद की उपाधि अकबर ने दी है। यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिर्जा राजा की उपाधि और फर्जंद की उपाधि किसे दी गई है? मान सिंह को दी गई है। किसने दी है? अकबर ने दी है। बढ़ते हैं प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, राजनीतिक एजेंट कौन था? मेजर बटन, विलियम एडन या मैकमोसन या मॉरिसन? कौन हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करके बताओ कि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा मेजर बटन। कौन हो जाएगा? मेजर बटन। मैकमोसन थे अपने जोधपुर के, ये आपको याद रखना है। मैकमोसन जोधपुर का हो जाएगा। बटन हो जाएगा कोटा का, क्योंकि कोट के साथ में हमेशा क्या लगता है? बटन लगता है। कोट के याद रखना दोस्तों, कोट के साथ में क्या लगता है? बटन लगता है। विलियम एडन ये हो जाएंगे अपने जयपुर के, विलियम एडन जयपुर के। जबकि मॉरिसन अपने भरतपुर के राजनीतिक नेता थे। जबकि एक और आपको याद रखना है, सावर्स हो जाएंगे अपने उदयपुर के, क्योंकि उदयपुर झीलों की नगरी है और झीलों की नगरी में पानी की कमी नहीं है, इसलिए सावर्स क्या होता है? नहाने के लिए जो अपन सावर यूज़ करते हैं। तो उदयपुर में सावर्स थे। कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट। जबकि मेजर बटन
कोटा कहते हैं और कोट में लगते हैं क्या, बटन लगते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेजर बटन। नेक्स्ट प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर या करौली। कहाँ पर आए थे? ये आए थे करौली में आए थे। कहाँ पर आए थे? करौली में आए थे। कब आए थे? अगर आपसे सन पूछे तो 1865 में आए थे। कब आए थे? 1865 में आए थे। दोस्तों कमेंट करके बताना मेरे को, उस समय 1865 में करौली का शासक कौन था? ये प्रश्न आपको बताना है कमेंट करके बताना है कि 1865 में करौली के शासक कौन थे जब स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में आए थे। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी 1883 में। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा कि सर्वप्रथम आए थे करौली में भी आए थे और उदयपुर में भी आए थे। सबसे पहले करौली में आए थे, उसके बाद में उदयपुर में आए थे और उदयपुर में 1883 में इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राजस्थान में नहीं हुआ। जोधपुर का, मत्स्य संघ का, मेवात का या सिरोही का। आपको ऑप्शन देखकर इसका सही आंसर बताना है कि जब राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था, जिसमें से 7 चरणों में जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, इस प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य चरण था, जिसमें 4 रियासतों को सम्मिलित किया था, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। 4 रियासतों को सम्मिलित किया गया था। जबकि जोधपुर को चौथे चरण में सम्मिलित किया गया था। जोधपुर को चौथे चरण में सम्मिलित किया गया था, जिसमें JJJB, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, इन 4 जिलों को सम्मिलित किया गया था। जबकि सिरोही को 6ठे प्लस 7वें 2 चरणों में सम्मिलित किया गया था। लेकिन मेवात को राजस्थान में उस समय एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेवात। जबकि जोधपुर चौथे चरण में, मत्स्य संघ जो अपना प्रथम चरण था और सिरोही जो 6ठे और 7वें चरण में सम्मिलित किया गया था। तो आज का लास्ट प्रश्न आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर आज का हमारा आपका सेशन आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताना। हम हमेशा प्रतिदिन 8 बजे राजस्थान के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से संबंधित, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, प्रतिदिन आपको मॉडल पेपर से संबंधित प्रश्न करवाएंगे। थैंक यू दोस्तों।